फ्रेंड्स, मैं आशुतोष और आप सबका वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग 12th क्लास का जो इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास का 100 नंबर का जो इंग्लिश है उसका हम लोग हिंदी सॉल्यूशन जानेंगे। उस कहानी का प्रत्येक कहानी का हम लोग बारी बारी से हिंदी सॉल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला जो लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके हिंदी को इस कहानी को हिंदी में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यानी कि इस कहानी का जो पूरा अर्थ जो है एक जगह हम हिंदी के कहानी के जैसा आपको समझा देंगे, जिससे आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। और अगर कहानी समझ में आ जाएगा तो आप उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब जाके आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है पहला, महात्मा गांधी ने अपने लेख, यानी जो ये चैप्टर है यह एक लेख है। ठीक है, यानी कि इसमें एक ऐसे की तरह लेख की तरह है। ठीक है, इसमें लेसन का क्या नाम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंग्लिश में देख लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारतीय सभ्यता के महत्व का वर्णन किया गया है। यानी कि हमारे भारतीय जो सभ्यता है उसका महत्व क्या है, उसका वैल्यू क्या है, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ आधारशिलता, ठीक है, समय से संघर्ष करते हुए आगे की ओर अग्रसर हुई है। यानी भारतीय जो सभ्यता है यह सुदृढ़ आधारशिला है, जो कि बहुत लंबे समय से संघर्ष, यानी कि बहुत लंबे समय से संघर्ष करते हुए आगे की ओर अग्रसर हुई है। और आज हमारी सभ्यता कहाँ तक पहुंची है ये हम देखते हैं। उसके बाद पाश्चात्य सभ्यता, जो कि भौतिकता को विशेष महत्व देती है, भारतीय परिस्थितियों एवं आदर्शों से तालमेल नहीं बैठा सकी। यानी कि पाश्चात्य सभ्यता जो कि भौतिकता को विशेष महत्व देती है, ठीक है ना, तो वह भारतीय परिस्थितियों एवं आदर्शों से तालमेल नहीं बैठा सकी। यानी जो और भी देशों की जो सभ्यता है, हमारे देश के लोग उसको महत्व देते हैं, फिर भी वो हमारे भारतीय सभ्यता परिस्थिति से तालमेल नहीं बैठ सकता, उसका मेल जोल कोई किसी प्रकार का नहीं हो सकता। उसके बाद अगला पैसेज है, इसमें दिया है भारतीय सभ्यता अद्वितीय है तथा उसे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। देखिए, अद्वितीय का मतलब कि ऐसा सभ्यता है जिसको कि विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता है। देखिए, इस लाइन को आपको ध्यान देना है, हमारे पूर्वजों द्वारा जिस बीज का रोपण किया गया था उसकी जड़ें अत्यंत गहरी थी। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पहले के दादा परदादा जो भी बीज लगाए थे, ठीक है, उनकी जड़ें इतनी गहरी थी कि कालांतर में चमत्कारिक रूप से बड़े वृक्ष के रूप में विकसित हुआ तथा अनेक शाखाएं भारत के हृदय स्थल पर फैल गई। यानी कि पहले के जो लोग थे उन्होंने ऐसा एक वृक्षारोपण किया जो इतना विकसित हुआ कि सभी लोगों के चमत्कारिक रूप से एक बड़े वृक्ष के रूप में विकसित हुआ तथा अनेक शाखाएं, इसकी अनेक शाखाएं क्या हो गई, भारत के हृदय स्थल पर फैल गई। ठीक है, यानी कि प्राचीन सभ्यता के लोग जैसे में रोम, ग्रीक तथा अनेक ऐसे केंद्र हैं जो अपने सभ्यता को सुरक्षित नहीं रख पाए, लेकिन हमारा जो भारत है अपनी सभ्यता और संस्कृति को संयोजे हुए हैं, अच्छे से रख सके। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सब जो देश हैं अपने अछूता को नहीं रख सकते। जापान ने पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार कर लिया, चीन भी अपनी प्राचीन संस्कृति से भटक गया था, उसे त्याग कर दिया। यानी कि लगभग सभी देश अपनी सभ्यता और संस्कृति जो पुरानी उनकी सभ्यता और संस्कृति थी उनको छोड़ दिए और किसी दूसरे सभ्यता और संस्कृति क्या कर लिए, यूज करने लगे। यानी कि सभी लोग लगभग अपनी संस्कृति सभ्यता को त्याग चुके थे, लेकिन भारत जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति का महत्व हर समय से देता रहा है। इसके बाद आपका दिया हुआ है कि सभ्यता मनुष्य को कर्तव्य की राह दिखाती है। यानी जो सभ्यता होती है मनुष्य के कर्तव्यों की राह दिखाती है, उसको बताती है तुम्हारा कर्तव्य क्या है। उसके बाद कर्तव्य का निर्वहन तथा आदर्शों का पालन अस्थायी तथा विनिमयशील नहीं है। यानी कि वह कहती है कि कर्तव्यों का निवारण बिना किसी सभ्यता और संस्कृति के हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ का जन समुदाय असभ्य अशिष्ट है। यानी कि बहुत सारे देश ऐसे कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि यहाँ का जो जन समुदाय, जो लोगों का समुदाय है, जो झुंड है, वो अशिष्ट है, असभ्य है तथा वे किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते।
उन पे आरोप लगाया जाता है कि किसी प्रकार के नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, अर्थात वे स्वयं में बदलाव नहीं लाना चाहते। देखिए, यानी कि हमारे जो देश की सभ्यता और संस्कृति है कभी बदलने वाली नहीं है, इसलिए और देशों के लोग कहते हैं कि वे लोग क्या करते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बदलना नहीं चाहते हैं, वे पहले जैसे थे आज भी वैसे ही रहना चाहते हैं। वस्तुतः यह आरोप हमारी प्रतिभा के विरुद्ध लगाया गया है, यानी हमारी प्रतिभा क्या है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को इकट्ठा करना। बाकी सब लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति छोड़ चुके हैं, फिर भी हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को क्या किए हैं, कायम रखे हुए हैं। तो इसके विरुद्ध आरोप लगाया जाता है। इन आरोपों के बावजूद भारत अटल तथा दृढ़ बना हुआ है। ठीक है, अटल तथा क्या बना हुआ है, दृढ़ बना हुआ है, तथा यह इसकी गौरव तथा प्रताप है। ठीक है, जो कि जिसके अनुसार वह दृढ़ बना हुआ है, अब तक कायम अपनी संस्कृति और सभ्यता को किए हुए है, तो यह इसका गौरव है। यह एक तथ्य है कि मस्तिष्क एक अशांत पक्षी है। ठीक है, जितना अधिक उसे दिया जाता है उतना ही अधिक वह चाहता है। ठीक है, अर्थात उसकी इच्छाएं अनंत है। जैसे में कि हमारा दिमाग है, उसको जितना हम लोग दें उतना अधिक वह चाहता है। ठीक है, यानी लालची है, अनंत उसकी जो इच्छाएं है बहुत अनंत है, और उसके पश्चात भी असंतुष्ट बना रहता है। हम लोग उसको बहुत कुछ दे दिए फिर भी वह क्या किया जाता है, असंतुष्ट बना है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने हमारी सलिलता की सीमा निश्चित कर दी थी। ठीक है, यानी कि हमारी जो पूर्वज थे, हमारा जो शीलता थी, हमारा जो सीमा था, उसको निश्चित कर दिया था, जिससे हम लोग उसी सीमा के अंदर काम कर सके। उसमें उसके बाद दिया उन्होंने हमें विलासिता तथा आनंद के विरुद्ध चेताया। ठीक है, उसके अनुसार नगर एक प्रकार का फंदा तथा बोझ है। ठीक है, उन लोगों के अनुसार जो नगर है एक प्रकार का फंदा और बोझ है। लोग जन समुदाय वहाँ नगरों में सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ चोरों, डाकुओं, अनैतिक आचरण वाले युक्तियों, असामाजिक तत्वों का बाहुल है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो नगर होते हैं, यहाँ पे लोग नगर में निवास नहीं करना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोग गाँव में निवास करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जन समुदाय यानी कि बहुत सारे लोगों का समुदाय एक साथ रहता है, और जबकि नगरों में क्या होता है कि वे लोग सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ चोर होते हैं, डाकू होते हैं, और अनैतिक आचरण वाली युक्तियाँ यानी कि बुरे आचरण वाली लड़कियां होती हैं, तथा असामाजिक तत्वों का बाहुल्य है। यानी कि बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो वहाँ के समाज के लोगों को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। उसके बाद अगला है भारतीय सभ्यता नैतिकता को उजागर करती है। यानी भारतीय जो सभ्यता है नैतिकता को उजागर करती है, क्या सही है क्या गलत है उस चीज को उजागर करती है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता अनैतिकता का प्रचार करती है। यानी कि जो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति है नैतिकता को उजागर करती है, जबकि पश्चात यानी पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है, जैसे में कि हम लोग के यहाँ हमारी जो सभ्यता है कि हम लोग पगड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है उस सभ्यता को हम लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। उस सभ्यता के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, तो पहनते क्या है, तो इसे पहनते हैं हम लोग शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं। ये सब आपकी कैसी सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता है, जो कि अनैतिकता का प्रचार करती है। औरतें भी हमारे यहाँ साड़ी पहनती हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की देन है कि बहुत सारे मॉडर्न ड्रेस आ गए हैं जिससे लेडी यूज करती हैं। यह सब पाश्चात्य सभ्यता की देन है। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता जो है ईश्वर विहीन है। पाश्चात्य सभ्यता ने पश्चिमी देश जिसमें अमेरिका हो गया, वहाँ के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, वहाँ पे ईश्वर है ही नहीं, अर्थात ईश्वर पर उसकी आस्था नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दिया भारतीय सभ्यता ईश्वर की सत्ता अस्तित्व विश्वास करती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया भारतीय सभ्यता ईश्वर की सत्ता अस्तित्व पर विश्वास करती है। ठीक है, यानी कि भारत के लोग भगवान पे भरोसा करते हैं। प्राचीन सभ्यता अनंत मानवीय आवश्यकताओं पर एक सार्थक नियंत्रण है, जबकि आधुनिक सभ्यता ठीक उसके विपरीत है। यानी प्राचीन सभ्यता जो है अनंत मानवीय, वहाँ के उस समय के लोग मानवीय यानी उसके अंदर मानवता हुआ करता था, लेकिन आज जो हो गया यह सीधा उनका उल्टा है, ठीक उसके विपरीत है। ठीक है, जैसा पहले था उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती थी, सभी लोग मिलजुल कर उनका सहायता करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पाश्चात्य देशों में भौतिकवादी वस्तुओं से संबंधित आश्चर्यजनक आविष्कार हुए। यानी कि पाश्चात्य जो देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उन देशों में बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए हैं
बहुत सारे नए नए वस्तुएं, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ है, उसी प्रकार हिंदुत्व से उससे भी अधिक गौरवपूर्ण एवं आश्चर्यजनक अन्वेषण धर्म, आत्मा तथा अंतःकरण से संबंधित क्षेत्रों में किए हैं। ठीक है, यानी कि जैसे में कि हमारे देश में धर्म, बहुत सारे धर्म, ठीक है, लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, बहुत सारे अंतःकरण से संबंधित क्षेत्रों को भी प्रदर्शित किया गया। हिंदुत्व में ऐसे कुछ विशेष तत्व हैं जिसने इन्हें जीवित बनाए रखा है। यानी कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को क्या किया है, जीवित बनाए रखा है। इसने हिंदुत्व बेबीलोन, सीरिया, मिस्र आदि अनेक सभ्यताओं का पतन देखा है। कह रहा है कि ये सब जो सभ्यता है, हिंदुत्व जो है बहुत पुरानी धर्म है और इसके अंतर्गत वे बहुत सारे देश जैसे में बेबीलोन हो गया, सीरिया हो गया, मिस्र हो गया इत्यादि अनेक सभ्यताओं को पतन होते हैं। यानी कि यहाँ की जो सभ्यताओं की धीरे धीरे समाप्त होती गई। हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा स्वराज्य हमारी अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा आत्मोत्सर्ग पर निर्भर करता है। यानी हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, स्वराज्य हमारी आवश्यकताओं के आधार पर, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दिया है अपनी अनियंत्रित आवश्यकताओं, इच्छाओं की वृद्धि एवं सलिप्तता से यह कदापि संभव नहीं है। अगर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार इसको में वृद्धि करें, इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो यह संभव नहीं है। यूरोपीय सभ्यता यूरोप वासियों के अनुकूल यानी उपयुक्त है तथा यदि हम इसकी नकल करेंगे तो हम भारतवासी विनष्ट हो जाएंगे। यानी कि यूरोप वासियों यानी कि अदर कंट्री की अगर हम नकल करते हैं, ठीक है, जो कि उनके लिए उपयुक्त है, हमारे लिए हो सकता है कि उपयुक्त न हो, तो हम लोग अगर उनका नकल करते हैं तो हम लोग विनष्ट हो जाएंगे, हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। सही अर्थों में आवश्यकताओं पर स्वैच्छिक नियंत्रण एवं आत्मानुशासन ही सभ्यता का मूल मंत्र है तथा उन्हीं से यह निर्मित है। अगर सही तरीके से बताया जाए तो स्वैच्छिक नियंत्रण यानी कि अपने अंदर की जो नियंत्रण है और आत्मानुशासन, यही सभ्यता का मूल मंत्र है, सभ्यता को बनाए रखने का मूल मंत्र है, इन्हीं से यह निर्मित है। अपनी भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को यथास्थान सजाना अत्यावश्यक है ताकि हमारे द्वारा मानवता की सेवा में वे बाधक नहीं बन सके। यानी कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसे हम लोग सजाना चाहिए, ऐसा सजाना चाहिए कि मानवता जो है लोगों के बीच उसकी सेवा हो और उसकी सेवा में वे बाधक ना बन सके। साथ ही हमारी समस्त ऊर्जा इनके विकास में समाहित तथा एकत्रित हो सके। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे अंदर जितनी ऊर्जा है हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को एकत्रित करने में, ठीक है, आपका समस्त ऊर्जा को हम लोग इन्वेस्ट कर दें, लगा दें, जिससे हमारी संस्कृति सभ्यता और उजागर हो और अच्छे से लोग यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता का पालन करें और हम किसी दूसरे का नकल न करें। इस तरह आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर, इसका आप लोग ने पूरा हिंदी सारांश देख लिया। इसको समझ में आया होगा मुझे आशा है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है और आप लोग को इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग प्रतिदिन नए नए लेसन का, अगले लेसन का वीडियो देखेंगे। ठीक है, और इस तरह आपको कहानी के माध्यम से हर एक चीज़ क्लियर होता जाएगा। और अगर कहानी आपको पता हो गया तो आप उसका आंसर अपने शब्दों में भी बनाकर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर